चलिए, एल्कोहल फिनोल ईथर का हमारा सेकेंड लेक्चर है। दिवाली के जस्ट बाद हमने आज क्लास लिया है, तो उसमें एल्कोहल फिनोल ईथर का फर्स्ट लेक्चर हमने आपको समझाया था। आप उस वीडियो का नोट्स बना लीजिए, उस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए। और आज जो है एल्कोहल फिनोल ईथर का हमारा सेकेंड क्लास है, ठीक है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको शब्दों के रूप में पूछेगा। कैसे पूछेगा? शब्दों के रूप में पूछेगा। जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे फिनोल से या आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कैसे प्राप्त करेंगे, अभी सिंपल ही लेते हैं, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया पेपर वाला। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपके सामने ये वाला क्वेश्चन आ गया कि कैसे प्राप्त करेंगे, तो लोगो रहेगा क्वेश्चन का। और हमारा मेन क्वेश्चन जो है एथेनॉल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। देखो बाबू, जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको इसकी बेसिक जानकारी जब तक नहीं होगी, तब तक आप 100% ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाएंगे। और आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अमूमन 8-10 मिल ही जाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए तो इंटरेस्टिंग हो जाता है और अच्छा पेपर भी आ जाता है और 35 नंबर का वेटेज रहता है। समझ में आ रहा है? तो जब भी एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनाना है, और पेपर में कई बार पूछा है, तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए बाबू, हम सिलेबस जब पूरा पढ़ाते हैं तो उसमें पूरा डिटेल व्याख्या करते हैं, पूरी तरीके से उसमें समझाते हैं कि देखिए कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जब यहाँ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने सिलेबस थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपका करा देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। समझ में आ रहा है? तो एथेनॉल से क्या बनाया जा रहा है? एसिटिक अम्ल। सबसे पहली बात कि आपको एथेनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। तो C2H5OH से आपको क्या प्राप्त करना है? एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है। अब C2H5OH को लिखने का तरीका हमारा ये भी हो सकता है, CH3 CH2 और OH, 100% हो सकता है। अब एसिटिक अम्ल प्राप्त करना है, तो आपको हम सिलेबस क्लास में डिस्कस करते समय बताए होंगे कि इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। क्या करा दीजिए? इस रिएक्शन का क्या करा दीजिए? ऑक्सीडेशन करा दीजिए। जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, और ये वाला या ये वाला ऑक्सीजन, ये H2O क्या हो जा रहा है? बाहर निकल। जो साइड प्रोडक्ट होता है उसको इसके नीचे माइनस से दिखाया जाता है। आप इसको यहाँ प्लस H2O से भी दिखा सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये साइड प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो यहां देखिए CH3 तो एजिटिक रहा, यहाँ एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो CH हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन बचा ही है, तो ये CH हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन बचा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया। ये एथेनॉल से क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। एथेनॉल से क्या बन गया? एथेनॉल बन गया। लेकिन हमको प्राप्त क्या करना है? एसिटिक अम्ल। क्या प्राप्त करना है? एसिटिक अम्ल। तो पुनः इसका एक बार और क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे। पूरा एक बार और इसका क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करें। जब इसका एक बार और ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा बाबू? जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो आपका रिएक्शन जो है क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3C OH, CH3C OH। और इस तरीके से आपका एसिटिक अम्ल क्या हो गया है? प्राप्त हो गया है। एसिटिक अम्ल आपको इस तरीके से क्या हो गया है? प्राप्त हो गया है। तो जब भी पेपर वाला आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैसे प्राप्त करेंगे एथेनॉल से एसिटिक अम्ल, तो सबसे पहले आप एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। जब एथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एथेनॉल से एथेनॉल बन गया, फिर एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करा देंगे, तो आपका क्लियर रिएक्शन क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या बन जाएगा बाबू? एसिटिक अम्ल बन जाएगा। ठीक।
सेकेंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसमें हाइड्रोजन आबंध सर्वाधिक है, सर्वाधिक है, किसमें हाइड्रोजन बंध सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने है, एथेनॉल, ऑप्शन बी है डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, ऑप्शन थर्ड है अमोनिया, क्या है? अमोनिया, और ऑप्शन डी क्या है? एथिल क्लोराइड। ऑप्शन डी क्या है? एथिल क्लोराइड। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध क्या है बाबू? सर्वाधिक है। हाइड्रोजन आबंध निम्न में से किसमें क्या है? सर्वाधिक है। तो देखिए, हाइड्रोजन बंध जो बनाएगा उसी में तो हाइड्रोजन बंध सर्वाधिक होगा। तो सबसे बड़ी बात कि डाई एथिल ईथर और एथिल क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन बंध बनता ही नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन दो बच गए, एक एथेनॉल बच गया और एक अमोनिया बच गया। तो एथेनॉल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2 और ये OH। जब अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑप्शन सी वाला, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इनमें तो हाइड्रोजन बंध बनता ही नहीं है। जब बनता ही नहीं है तो फिर इनमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका हाइड्रोजन बंध एथेनॉल में बनता है और अमोनिया में बनता है, अमोनिया में और एथेनॉल में। अब बात यह है कि सर ये ऑप्शन सही होगा कि ये वाला ऑप्शन सही होगा? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि पूरे ही पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक विद्युत ऋणी जो एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है। इस तरीके से सिलसिला क्या करता है? चलता हुआ जाता है। तो आप देखेंगे कि सर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध ऑक्सीजन वाले में ही होगा। तो इसमें नाइट्रोजन आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजन आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में ऑक्सीजन वाला आ रहा है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आया? वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रफ करते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि CH3 थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब कराई जाती है रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब एथिल एल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से HI से कराई जाती है, यहाँ इसकी संयोजकता 2 ले लिए हैं ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है, कराई जाती है, तब हमारा उत्पाद क्या बनता है? तब हमारा उत्पाद बाबू क्या बनता है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। यहाँ आपको कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? तो सर 2। बीच में से बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। जब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में जोड़िए और एक हाइड्रोजन को राइट साइड में जोड़िए। जैसे ही आप राइट साइड में जोड़ रहे हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहा है OH और OH मिलकर क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। जल बाहर निकल गया। 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। अब C2H5 के साथ एक और हाइड्रोजन आ गया, यानी C3H6 हो गया। इसको लिखने का तरीका और क्या हो सकता है? तो ये CH3 और CH3 प्लस 2 हाइड्रोजन तो ये रिएक्शन करके हो गया है। अब यहाँ आयोडीन भी कितना बचा है? 2। यहाँ पर 2I लिख दीजिए या I2 लिख दीजिए। ठीक है, ये पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गया। और H2O को आप यहाँ लिखिए या प्लस करके यहाँ लिखिए, दोनों तरीके का बात बराबर होता है, आप उसमें ना कंफ्यूज होइए। ठीक है, ये रिएक्शन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। फोर्थ नंबर का रिएक्शन है कि फिनोल किसकी क्रिया करानी है बाबू? फिनोल कार्बन हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्रोमीन से क्रिया कराने पर हमको कौन सा उत्पाद बनेगा? ये इंपॉर्टेंट है बाबू।
अध्रुवीय विलायक होता है CH2, आपको क्लास में पढ़ाए होंगे, तो आपको इसको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का हाईलाइट क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि इसमें आपको फिनोल की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। तो फिनोल की स्ट्रक्चर कैसे बनती है आपको अच्छे से पता है कि बेंजीन बले के शीर्ष पर कौन जुड़ा होता है, OH जुड़ा होता है। बेंजीन बले के शीर्ष पर कौन जुड़ा होता है, OH जुड़ा। माध्यम हमारा क्या है, कार्बन सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। और क्रिया किससे करानी है, ब्रोमीन से। 2 ब्रोमीन है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते। और फिनोल की ये वाला पोजीशन क्या होता है, ऑर्थो, और ये वाला पोजीशन क्या होता है, पैरा होता है ना। आपको पता है कि सारे कॉर्नर पर क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन। क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन। तो एक बार ब्रोमीन यहां से और एक बार हाइड्रोजन यहां से, यानी HBr क्या हो जाएगा बाबू, बाहर हो जाएगा। और जो जहां से हाइड्रोजन हटा है वहां पर ब्रोमीन आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये OH और ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। और एक बार फिर से रिएक्शन होगा जिसमें यहाँ का ब्रोमीन और यहाँ का हाइड्रोजन फिर से बाहर निकल जाएगा। तो एक बार कहाँ आ जाएगा, पैरा पर आ जाएगा। एक बार ऑर्थो पर आएगा और एक बार पैरा पर आ जाएगा। इसका नाम होगा ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल। ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल, ये इसका करेक्ट नाम हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थो तथा पैरा ब्रोमो फिनोल। ठीक, ऑर्थो और पैरा पोजीशन से क्या हटा दिए हैं, हाइड्रोजन को हटा दिए। समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको इसको अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जब हम हट जा रहे हैं ना तो वीडियो को पॉज करके और आप उसको ले लिया करिए। देखो बाबू, अगला वाला मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। हालांकि है इसमें सारे इंपोर्टेंट, इसीलिए सब पर इंपोर्टेंट नहीं, ये वीडियो ही पूरा इंपोर्टेंट है। आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनोल, फिनोल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, यहां दिखाई नहीं दे रहा उसे, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। ठीक, अब जरा आराम से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर वाला क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आपको थैलिक एनहाइड्राइड का जो है स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर आप इसी को नहीं बना रहे हैं तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो थैलिक एनहाइड्राइड का कैसे बनता है स्ट्रक्चर, यहां देखिए ध्यान से। ये बेंजीन वाले हो गया, यहां पर क्या हो गया, देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, ये बेंजीन वाले हो गया। यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन और इसके साथ ये ऑक्सीजन। फिनोल का स्ट्रक्चर बनाना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिनोल को उल्टा करके ऐसे लिख दीजिए ताकि रिएक्शन आपका इजीली हो जाए। और माध्यम हमने क्या ले लिया है, सांद्र H2SO4। ठीक, इतना आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक, जब इसका बाबू हम क्रिया कराएंगे तो देखिए ध्यान से, यहां से ऑक्सीजन और यहां से दोनों हाइड्रोजन, फाइनली आपके क्या बाहर हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का रिलेशन क्या होता है, जल का। इसमें से बाहर क्या निकल रहा है बाबू, जल। बाहर क्या निकल रहा है, जल। और जैसे स्ट्रक्चर बचा है उसी स्ट्रक्चर को एजिटिक कॉपी राइट मारना है। यहां बेंजीन वाले बचा है तो बेंजीन वाले को बनाइए। यहाँ ऊपर ये स्ट्रक्चर ऐसे है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, आप ऐसे करिए। नीचे कार्बन है, इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन निकल चुका है, कोई बात नहीं, 2 बंद तो है ही ना। और दोनों बंद के साथ किसको जोड़ दीजिए,
फिनोल को जोड़ दीजिए। और आपको अच्छे से पता होगा, क्लास में भी हम बताए थे, इसका नाम क्या है, इस पूरे ही स्ट्रक्चर का नाम क्या है बाबू, फिनोप्थिलीन। क्या नाम है, फिनोप्थैलीन। थोड़ा राइटिंग तिरछा हो गया है, नीचे लिखे हैं तो, लेकिन आपको मेन प्रोडक्ट कई बार जो है इस स्ट्रक्चर को ऑप्शन में नहीं देगा, फिनोप्थिलीन दे देगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे, फिनोप्थिलीन दे देगा। या अगर अति लघु में क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो ये पूरा क्रियाकलाप करके समझाएंगे, तब आपका मार्क्स पूरे तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से देख लीजिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनोल की क्रिया थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब कराई जाती है तो क्या बनता है। सबसे पहले मैंने बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था वो थैलिक एनहाइड्राइड का मैंने क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। ये दोनों फिनोल, इसकी संयोजकता को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 फिनोल के स्ट्रक्चर ले लिए। दोनों फिनोल के दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से क्या बाहर निकाल दिए, जल बाहर निकाल दिए। ये वाला बेंजीन वाले एजिटिक हो गया, ये श्रृंखला एजिटिक हो गई। इस कार्बन के दोनों बंध के साथ दोनों फिनोल के ग्रुप को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और इस तरीके से हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनोप्थिलीन प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए अगला वाला क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। ये क्वेश्चन है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है पेपर का। पेपर में जो है ये कई बार आ चुका है। ठीक है, पेपर में ये जो है कई बार आ चुका है। आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कैसे कैसे क्या कराया जाएगा, तो ये किस तरीके से बनेगा। फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फिनोल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो फिनोल का स्ट्रक्चर यही होता है। फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल तक पहुंचने के लिए आपको एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, और कार्बन टेट्राक्लोराइड को CCl4 को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है, नो डाउट इसमें आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसकी क्रिया करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बैलेंस करने के लिए हमको मजबूरी में कितना सोडियम NaOH लेना पड़ रहा है, 4। कितना लेना पड़ रहा है बाबू, ध्यान से देखिए। तो 4 Na और 4 Cl प्लस और माइनस की रिएक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां से जो है आप ध्यान से देखेंगे तो 4 NaCl तो बाहर निकल रहा है, 4 NaCl तो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। और देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन को लिखने का तरीका क्या होता है, 2H2। कितना होता है, 2H2। और ऑक्सीजन 2 ले लीजिए, क्योंकि 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो ये ऑक्सीजन, मतलब जल के कितने अणु बाहर निकल गए, 2। अब बाबू देखो, ये फिनोल आप का एजिटिक बचा हुआ है। ठीक, इसके साथ ये कार्बन है, इसके साथ कौन है बाबू, कार्बन है। तो यहां पर कार्बन को लाइए ऑर्थो पोजीशन पर। कितने ऑक्सीजन बाकी है, 2, तो 2 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन इसमें 2 तो ऑक्सीजन बाकी ही है, और हाइड्रोजन भी इसमें एक आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वो एक हाइड्रोजन कहां से आएगा, आपको डाउट आएगा। सुनिए, आपको अच्छे से पता है ना कि ऑर्थो पोजीशन पहले से क्या, ऑर्थो पोजीशन को पहले से क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसी का नाम क्या है बाबू, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, सैलिसिलिक अम्ल। ये हाइड्रोजन कहां से आया था कि ऑर्थो पोजीशन पर, देखिए फिनोल ग्रुप ही ये है, तो ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन तो होता ही ना है। तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन और ये दोनों ऑक्सीजन,
क्या बन जाएगा, सी डबल ओ एच। इसी को मैंने ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। इसका नाम क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं क्या, कि फिनोल से सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है, CS कार्बन डाइसल्फाइड, CCl4 वगैरह वगैरह सब ऑप्शन दे देगा। तो जिस ऑप्शन में CCl4 रहेगा उसी को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आ सकता है। चलिए, अच्छा, अगर पेपर वाला आपका एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम आपसे, इसका IUPAC नाम पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? IUPAC नाम इसका पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? सुनिए, बहुत इजी है। IUPAC नाम लिखते लिखते समय सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है बाबू, चयन किया जाता है। तो कार्बन की काउंटिंग 1, 2 एंड 3। अब 2 नंबर पर आप देखोगे तो क्या जुड़ा हुआ है, CH3 के साथ कौन आ गया, O। तो जब CH3 के साथ O आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेथोक्सी। तो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर। तो क्या पढ़ेंगे, 2 मेथोक्सी, 2 मेथोक्सी। और मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड की कहानी है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। क्या हो जाएगा बाबू, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखो बाबू, 2 केस डिस्कस कर रहे हैं। एक नंबर, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें क्या है कि एक तो है असममित ईथर, एक है असममित ईथर, चाहे सममित ईथर ले लीजिए, और एक है असममित ईथर। एक है सममित ईथर और एक है असममित ईथर। 2 केस है, सम्मित मीथर और एक है असम्मित मीथर। देखो बाबू, जब क्या होता है, ईथर की पहचान तो दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एल्किल ग्रुप होना चाहिए। भाई ईथर की पहचान क्या है, दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एल्किल ग्रुप होने चाहिए। अब कौन सममित है और कौन असममित है, कौन सममित है और कौन असममित है? तो देखो, जब राइट साइड पर मान लो मैंने CH3 जोड़ दिया, और लेफ्ट साइड पर भी CH3 और राइट साइड पर भी CH3, जब दोनों ही पोजीशन, दोनों ही एल्किल ग्रुप समान हो, दोनों ही एल्किल ग्रुप का समान हो, ये क्या कहलाएगा, सममित ईथर। लेकिन जब दोनों ही ग्रुप हमारा जो है अलग अलग हो, दोनों ही ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा, असममित ईथर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असममित ईथर कहलाएगा। अगर यहाँ C2H5 लिख रहे हैं और इधर भी C2H5 लिख रहे हैं, दोनों ग्रुप क्या है, समान है, तो बेटा जब दोनों ग्रुप समान है तो क्या कहलाएगा, सममित ईथर। लेकिन जब दोनों ही ग्रुप हमारा भिन्न है, एक तरफ प्रोपिल जोड़ दिया और एक तरफ क्या जोड़ दिया, एथिल जोड़ दिया, एक तरफ प्रोपिल जोड़ दिया और एक तरफ क्या जोड़ दिया, एथिल जोड़, दोनों ग्रुप अलग अलग है, वो क्या कहलाएगा, असममित ईथर। वो क्या कहलाएगा, असममित ईथर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कर लीजिए, दोनों ग्रुप सेम रहेंगे तो सममित, और दोनों ग्रुप अलग अलग रहेंगे, जैसे इधर 2 कार्बन है इधर 1 कार्बन तो असममित, इधर 1 कार्बन है इधर 1 कार्बन है तो सममित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे है, सल्फोनिक अम्ल से फिनोल कैसे प्राप्त करेंगे। सल्फोनिक अम्ल से फिनोल हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि सल्फोनिक अम्ल से हमको क्या प्राप्त करना है, फिनोल। सल्फोनिक अम्ल से हमको क्या प्राप्त करना है बाबू, फिनोल प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए, नाम लिखिए, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी क्रिया किससे करा देंगे, NaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से सोडियम, यहाँ से SO3H, ये बाहर निकल जाएगा।
और ये OH ग्रुप आकर कहा हो जाएगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर कहा हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जैसे ये OH ग्रुप आकर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर यहाँ पर जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हमको निर्माण हो गया, फिनोल। और साइड प्रोडक्ट के रूप में देखिए सोडियम H और SO3, NaHSO3, नाम क्या हो जाएगा बाबू, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई सल्फेट। समझ में आ रहा है? तो जब सल्फोनिक अम्ल से फिनोल प्राप्त करना है तो हमको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाना है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से Na और SO3H यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये OH ग्रुप यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनोल प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना, क्या प्राप्त हो गया, फिनोल प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए ठीक है। इस पेपर में दो अभिक्रिया है, तो बहुत ज्यादा अभिक्रिया, लेकिन दो अभिक्रिया मोस्टली ऐसी है जो पेपर में कई बार पूछी है और आपका किस्मत सही रहा तो हो सकता है इस बार भी इस क्वेश्चन को देखने को मिले 2025 में। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को कैसे इसका मैकेनिज्म कराया जाता है उसके बारे में, और शब्द कैसे लिखा जाता है, तो शब्द तो आप लिख लोगे, मैकेनिज्म देखिए शब्द तो कहीं मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, हमने नोट्स बनवाए उसमें मिल जाएंगे, लेकिन कैसे मैकेनिज्म होता है वो मेन होता है। एकदम आराम से देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पहला वाला रिएक्शन है वो हमारा है कोल्बे अभिक्रिया। नाम आप लोग जरूर सुने होंगे, चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताया थे आपको कोल्बे अभिक्रिया, कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, कैसे इसका रिएक्शन होता है और लास्ट में हमको कौन सा प्रोडक्ट बनता है। सबसे पहले बाबू आप फिनोल ले लीजिए, ये पता होना चाहिए। जब इसका शब्द में बुक में थ्योरी टाइप से लिखा हुआ है तो थ्योरी पढ़ेंगे, किसी मैकेनिज्म को विस्तृत कर दिया है और विस्तृत तो किया है, बस आना चाहिए ना, नहीं तो फिर काम का हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब फिनोल की क्रिया आपको करा देनी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब शब्द में लिखा रहता है कि फिनोल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो ऐसे ये प्रोडक्ट निकलता है, फिर ये सब होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से OH और यहाँ से H, OH और H का रिलेशन क्या होता है, सर जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल, जल बाहर निकाल दीजिए और ये वाला सोडियम को ऑक्सीजन के साथ क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, सोडियम। आराम से देखते रहिए, समझते रहिए, जो जो बोल रहे हैं उसको बारीकी से सुनते रहिए। ठीक, अब ये जो प्रोडक्ट, ये तो फिनोल था, ये जो प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड। अब इसकी क्रिया हम कराएंगे सबसे पहले CO2 के साथ और फिर उसके साथ करा देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ। आपको CO2 का स्ट्रक्चर आपको पता है ना, रेखीय संरचना होती है, ऑक्सीजन इस साइड और लेफ्ट साइड जुड़ा होता है, रेखीय संरचना होती है। CO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक, अब इसमें क्या होगा आपके हिसाब से, आप कुछ बताइए फिर हम बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ माध्यम क्या ले लिया, CO2 ले लिया और क्या ले लिया, HCl ले लिया। आप इन दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, सोडियम, और यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरीन। मतलब फाइनली हमारा NaCl क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। NaCl क्या हो रहा है बाबू, बाहर। और जहां से क्लोरीन सोडियम को लेकर गया है, ये क्लोरीन जहां से सोडियम को लेकर गया है, ये वाला हाइड्रोजन इसका स्थान पर आकर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। कौन आ गया बाबू, हाइड्रोजन आ गया। और ये जो COO2 है, आपको फिर पिछले वाले रिएक्शन में भी बताए थे कि इस ऑर्थो पोजीशन पर पहले से क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन। ये कार्बन, इस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन, 2, और ये हाइड्रोजन, तो ये इस तरीके से आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जिसका नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक, बात समझ में आई, क्या नाम हो जाएगा बाबू, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, कई बार जो है पेपर में इसका IUPAC नाम पूछ दिया है, सैलिसिलिक अम्ल का IUPAC नाम पूछ दिया है। तो IUPAC नाम पूछ दिया तो नो डाउट ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ से कार्बन की काउंटिंग शुरू कर देते 1 2, तो 2 नंबर पर क्या आया है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक
ये इसका IUPAC नाम। कई बार बाबू IUPAC नाम देते हैं ये, लेकिन सैलिसिलिक अम्ल जो है हाईलाइटेड नाम है, पेपर वाला कई बार इसको क्या किया है, पूछा है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, एक और लास्ट रिएक्शन है, उसको भी देख लीजिए, पेपर में उसको भी कई बार पूछा हुआ है। ठीक ना, रिएक्शन है बाबू रायमंड-टीमैन अभिक्रिया। दूसरा वाला क्या है, रायमंड-टीमैन। कई बार बाबू पेपर में है, दोनों ही अभिक्रिया के बारे में सोचना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब इसका क्रिया कराना है तो आप क्या करेंगे, वही पुराना फंडा, सबसे पहले क्या लेंगे, फिनोल, और इस बार जो है CH3Cl का नाम पता है आपको क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और सोडियम इसके स्थान पर जाकर क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यहाँ तक आप बताइए कि कंफर्म है कि नहीं मामला। ठीक, यहाँ तक मामला कंफर्म है कि नहीं। यहाँ से OH और H फाइनली इसमें से बाहर क्या निकल गया, जल बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया, जल बाहर निकल गया। ठीक ना, और ये सोडियम और ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, सोडियम आ गया। यहाँ तक आपको चीजें स्पष्ट है कि नहीं, आप हमको बताइए। ठीक, अब ध्यान से देखिए कि ये CHCl3 जो हम आपको लिखे हुए हैं, CHCl3 आपको अच्छे से पता है कि यहां पर क्या मौजूद है, तो हाइड्रोजन। अब जो है CHCl3 जो है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, Cl CH Cl है, 100% लिख सकते हैं। फिर बाबू यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन, बाहर क्या निकल गया, तो सर HCl बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया बाबू, चलिए यहां से देखते हैं, बाहर क्या निकल गया, HCl। यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन बाहर निकल गया ना, ये CH वाला ग्रुप ऊपर यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये देखिए, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम, ये इस तरीके का ये हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया CH, और ये क्या हो गया Cl, और ये क्या हो गया Cl। समझ में आया? अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है कि आगे रिएक्शन कैसे कराएंगे? इस रिएक्शन को अच्छे से देखिए और फिर बताइए हमको। देखो अब पुनः इसका क्रिया करा दीजिए NaOH के साथ। किसके साथ करा दीजिए, NaOH के साथ। तो देखिए यहां से Na और यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन, यहां से सोडियम और यहां से क्लोरीन, तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, फाइनली कितने सोडियम और कितने क्लोरीन बाहर निकल गए, 2 निकल गए ना। अब देखिए यहाँ पर OH बचा हुआ है, तो इस OH को डायरेक्ट यहाँ वाला नहीं जोड़ेंगे, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो वही जोड़ेंगे। इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, इस ऑक्सीजन के साथ क्या आ गया, H आ गया, और इस ऑक्सीजन को लाकर यहाँ जोड़ दीजिए। कुछ प्रोडक्ट तो बनना चाहिए ना, ये CH2 हो गया। क्या हो गया, CH2 हो गया, और इसका नाम है, फेमस नाम है सैलिसिल्डिहाइड। या अगर IUPAC नाम पूछेगा तो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है 1,2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? ये रायमंड-टीमैन अभिक्रिया की पूरी तरीके से क्या हो गई, मैकेनिज्म। हाँ, हमको पता है कि रिएक्शन में कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए बाबू, फोल्डे अभिक्रिया हो, रायमंड-टीमैन अभिक्रिया हो, वोल्टेज अभिक्रिया हो, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया हो,
आप जब तक अपना पेन नहीं उठाएंगे, कॉपी नहीं उठाएंगे, खुद से रिएक्शन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि केवल व्हाइट बोर्ड पर समझा देने से, एक दो बार वीडियो देख लेने से चीज़ें आ जाएगी, तो बाबू पढ़ाई उतना एक्चुअल में आसान नहीं होता है। अगर इतना ही आसान होता तो आप देखते कि उत्तर प्रदेश में सबके 90% और 95% और 100% सबके मार्क्स आते हैं। तो जितना आप जो चीज़ें देखने में आसान होती है एक्चुअल में आसान नहीं होती है। तो केमिस्ट्री है, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, पेन उठाएंगे, नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, तब जाकर मामला क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, एक रात की कहानी तो होती नहीं है इतनी ज़्यादा। ये सब पढ़ाना लिखाना, आपको भी पढ़ना भी पता है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए, एक अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए न जाने उसके पीछे हमको कितनी रातें जगनी पड़ती है, कितनी पेन और कॉपी को लिखना पड़ता है, कितना ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ता है, कितनी बुकें सोल्व करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? हवाई काम मत करिए, नहीं तो मामला फंस जाएगा। ठीक ना? तो एल्कोहल फिनोल ईथर में इतना ही है। ठीक ना? न्यू सेशन के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि कब आएगा कब आएगा। तो थोड़ा सा दिवाली और छठ को थोड़ा निकल जाएगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट फ्री नहीं है, सब लोग, आपको भी पता है फ्री नहीं है, अपने अपने दुनिया में मस्त है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मस्त मत रहिए। 2-3 महीने की कहानी है, आप पुनः कम बैक करके पढ़ लीजिए। 2-3 महीने की बात है, फिर आपसे कोई नहीं कहेगा। ठीक है? तो एक बार और समझा दे रहे हैं। राइमेटिक मॉलिक्यूलर फिनोल लिए थे, ये क्लोरोफॉर्म NaOH, यहाँ से OH H2 बाहर निकल गए, सोडियम को यहाँ जोड़ दिया। CH और Cl3 को लिखने का तरीका CH के साथ 2 क्लोरीन, आपको ऑर्थो पोजीशन पर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ये CH वाला ग्रुप आकर कहाँ जुड़ गया, इस ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया। अब जैसे इसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ गया, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दिया, यहाँ से सोडियम, यहाँ से क्लोरीन, फिर यहाँ से सोडियम और यहाँ से फाइनली 2NH बाहर निकल गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन दे दिया और ये CH के साथ ऑक्सीजन दे दिया। फाइनली हमको सेल्डिहाइड प्राप्त हो गया, जिसका IUPAC नाम 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन दिया है। ठीक है? इतना आप नोट्स कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, और फिर हम अगले वाले चैप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। ठीक है? चलिए।